Good morning students, I am Aradhana and I am here again with my another video on the topic unit operation in process industries, in which I have explained what are unit operations, examples and classification of unit operations, difference between unit operations and unit process, and various concepts which are necessary to know about unit operations and numerical based on unit operations. And before moving forward, I want to say that if you like my video and if you understand something from my videos, then please like my video, share as much as you can, and please subscribe my channel if you have not done yet. So this is the content which you will find in my video: unit operations, example of unit operations, example of physical processes, classification of unit operations, difference between unit operations and unit process, mechanical separations, fluid transportation, units and dimensions, primary or fundamental dimensions and units, derived quantities, conversion of units, conversion factors, and numericals based on unit operations. कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो जिसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है, दो बेसिस होते हैं. फर्स्ट इज यूनिट ऑपरेशन एंड द अदर वन इज यूनिट प्रोसेस. यूनिट ऑपरेशन इज द ऑपरेशन इन विच फिजिकल चेंजेस आर गोइंग ऑन, लाइक हीट ट्रांसफर. हीट इज transferring from one place to another place, so that is a unit operation. Mass transfer, there is also a physical change. Mass is transferring from one place to another place, that is also called a unit operation. But chemical reaction, in chemical reaction there is a chemical change, so that is called a unit process. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी रॉ मटेरियल केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर. तो वो जो कंडीशंस होती हैं, रॉ मटेरियल को उस कंडीशंस तक लाने के लिए, उन कंडीशंस तक लाने के लिए जो प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट ऑपरेशन. तो यूनिट ऑपरेशन में क्या बताता है कि जो भी फिजिकल ऑपरेशन होने वाला है, चाहे मास ट्रांसफ़र, चाहे हीट ट्रांसफ़र, वो किस इक्विपमेंट में होगा, उस ऑपरेशन के पीछे साइंस क्या है, वो जो भी इक्विपमेंट है उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उस इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या ऑपरेशन होगा, वो जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स होंगी, उनकी मेज़रमेंट, इन सब के बारे में हमें यूनिट ऑपरेशन बताता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑपरेशन आर द ऑपरेशन इन विच फिजिकल चेंजेस आर गोइंग ऑन. तो नीचे कुछ यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सम यूनिट ऑपरेशंस: हीट फ्लो या फ्लूइड फ्लो, ड्राइंग, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मिक्सिंग, एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सेपरेशन, सेडिमेंटेशन, क्रशिंग. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑपरेशन. जैसे हम किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, हम वेपराइजेशन को ले लेते हैं. वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ अ यूनिट ऑपरेशन. क्रशिंग की बात करते हैं, बड़े साइज़ का जो सॉलिड था वो क्रश करके उसे छोटे साइज़ में चेंज किया जा रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट ऑपरेशन. ड्राइंग, मॉइस्चर रिड्यूस हो रहा है, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, सो दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑपरेशन. हीट फ्लो, हीट ट्रांसफ़र या फिर हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक प्लेस पे टेम्परेचर ज़्यादा था, कम हो रहा है, और एक पे कम था, ज़्यादा हो रहा है, इक्वलाइजेशन के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज, सो दैट इज़ ऑल्सो यूनिट ऑपरेशन. इसी तरीके से बाकी सारे ऑपरेशंस भी जो दिए गए हैं लिस्ट में, वो सभी यूनिट ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उन सब में कोई ना कोई फिजिकल चेंज हो रहा है. एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल क्यों दिए हैं मैंने, ये बताने के लिए कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस में किस तरह से यूनिट ऑपरेशन पार्ट लेते हैं. जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है शुगर मैन्युफैक्चर का.
तो जब शुगर मैन्युफैक्चर होती है तो सबसे पहले शुगर केन यानी कि गन्ना, उसकी क्रशिंग होती है, फिर उसमें से शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है, फिर जो सिरप है उसकी थिकनिंग की जाती है, फिर उस सिरप में से वाटर को इवेपोरेशन किया जाता है, फिर शुगर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, देन फिल्ट्रेशन, देन ड्राइंग, देन स्क्रीनिंग एंड देन पैकिंग। तो ये जो स्टेप्स हैं वो सब एक एक यूनिट ऑपरेशन है। क्रशिंग हुई, दैट इज़ अ यूनिट ऑपरेशन। एक्सट्रैक्शन हुआ, दैट इज़ अ यूनिट ऑपरेशन। थिकनिंग हुई सिरप की, दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑपरेशन। And after that evaporation, unit operation. Crystallization is also a unit operation. Filtration, drying, screening, packing, these all are unit operations. इसी तरीके से सॉल्ट मैन्युफैक्चर के भी वेरियस स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब यूनिट ऑपरेशंस हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल्स. Formulation of chemical is a unit process because in that there is a chemical change. Then mixing, granulation, then drying, screening, pressing tablet, packaging, these all are the unit operations. Classification of unit operation. So broadly unit operations are classified in 4 categories. Number 1 is mechanical operations, in which size reduction or conveying or filtration etc. take place. After that, the second one is fluid flow operations, in which the pressure difference acts as a driving force. After that, heat flow operation means heat transfer, means temperature difference acts as a driving force. And after that, mass flow operation, that is mass transfer, in which concentration difference acts as a driving force. Difference between unit operations and unit process. So as I told you earlier that in unit operations there are physical changes involved, and in unit processes there are chemical changes involved. तो अगर हम किसी केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है रॉ मटेरियल को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में चेंज करना, वो भी कम से कम लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे। तो किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करने के, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए 2 तरह से प्रोसेस हो सकता है. फर्स्ट इज़ यूनिट ऑपरेशन एंड सेकेंड इज़ यूनिट प्रोसेस. तो अगर यूनिट प्रोसेस की हम बात करें तो इन दैट देयर इज़ अ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट केमिकली. केमिकल चेंज होता है यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू. इसका मतलब है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका केमिकल फार्मूला या केमिकल कंपाउंड अलग है, और जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसका केमिकल फार्मूला या फिर केमिकल कंपाउंड अलग है. अब बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन की. यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हीट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मास ट्रांसफ़र भी हो सकता है, एक कंपोनेंट दूसरे में ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मिक्सिंग हो सकता है, ब्लेंडिंग हो सकती है, डिस्टिलेशन हो सकता है, साइज रिडक्शन हो सकता है, क्रशिंग हो सकती है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, स्क्रीनिंग हो सकती है, फ्लूइडाइजेशन हो सकता है. कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन बट ओनली फिजिकल प्रोसेस, नो केमिकल रिएक्शन. यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. पहले होगा तो रॉ मटेरियल को अकॉर्डिंग टू रिएक्शन डिज़ायर्ड कंडीशन पे ले जाने के लिए, और बाद में होगा तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट. So broadly unit operations are classified into 4 categories: mechanical separation, fluid transportation, heat flow and mass flow. And first one is mechanical separation. ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं यानी मैकेनिकल सेपरेशन, ये सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे एप्लीकेबल है. क्यों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इनटू homogeneous mixture, because in heterogeneous mixture there is no similarity, but in homogeneous mixture any operation is easy because all the particles are same in everything. So these techniques are grouped into 5 headings. First is separation of solids from solids, जैसा आपने स्ट्रीमिंग पढ़ा. सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, जैसा कि आपने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन पढ़ा. सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी डिकेंटर और सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर सेडिमेंटेशन वाली वीडियो में. आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम गैसेस, तो आपने सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन यानी साइक्लोन सेपरेटर जिसमें एयर और सॉलिड अलग अलग हो रहे थे, यानी कि गैस और सॉलिड. इसके अलावा आपने हाइड्रोक्लोन पढ़ा.
जिसमें लिक्विड ड्रॉप्स गैसेस से अलग हो रही थी, तो ये आता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड ग्रुप्स फ्रॉम गैसेस। एंड लास्ट वन इज सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। इसमें होता है जिगिंग, फ्लोटेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेबलिंग। सॉलिड्स इनटू लिक्विड से मतलब है सस्पेंशन का, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो फ्लूइडाइजेशन में पढ़ा होगा सस्पेंशन, यानी कि जब सॉलिड फ्लूइड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, मतलब सॉलिड जिस लिक्विड में है उसमें लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सस्पेंशन। तो सॉलिड को सस्पेंशन से अलग करने के लिए जो मेथड्स हैं वो है जिगिंग, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में फ्लोट करने लगे, और क्लासिफिकेशन एंड टेबलिंग। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इफ अलाउड टू डू सो। फ्लूइड वो है जिसमें फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, अगर उसे ऐसा करने के लिए अलाउ किया जाए, उसके पास स्पेस हो फ्लो करने के लिए। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दैट इज़ अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस विच अंडरगोज कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस डाला जाए किसी भी फ्लूइड पे, तो उसकी शेप में डिफॉर्मेशन हो, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन हो, चेंज हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लूइड। यानी कि फ्लूइड वो है जिसमें एक तो फ्लो करने की कैपेसिटी है इफ़ अलाउड टू डू सो, एंड इट इज़ अ सब्सटेंस जिस पे अगर हम शेयर स्ट्रेस लगाएं या स्ट्रेस लगाएं तो उसमें कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा, यानी इसकी शेप में कॉन्टिन्यूस चेंज होगा। गैसेस में भी ये फिनोमिना होता है। तो गैसेस, वेपर और लिक्विड, ये तीनों फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इन एवरी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री देयर आर एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, और मैं कहती हूँ किसी भी इंडस्ट्री में, एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फ्लूइड को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पंप हाई प्रेशर देता है लिक्विड को, जिससे कि लिक्विड तेज़ी से फ्लो करता है। फैंस, blowers, compressor, pipeline ducts, valves and fittings, these all are for the transportation of fluids from one location to another. यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो जहाँ तक यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात है ये हम लोग शायद 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर मुझे डेफिनेशन तो बतानी ही है। तो अ डायमेंशन इज़ अ मेजर ऑफ अ फिजिकल वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वेरिएबल की। फिजिकल वेरिएबल क्या होता है? फिजिकल वेरिएबल वो चीज़ है जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं या फिजिकली फील कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम फिजिकली देख सकते हैं, या टेम्परेचर है उसे हम फिजिकली फील कर सकते हैं, तो ये दोनों फिजिकल वेरिएबल हैं। तो इनका जो मीज़र होता है वो डायमेंशन होता है विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। लाइक लेंथ इज़ अ डायमेंशन, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का जो न्यूमेरिकल वे होता है वो यूनिट कहलाता है, जैसे कि फीट, मीटर, केजी, ये यूनिट है, और लेंथ ये एक डायमेंशन है। यूनिट्स या फिर डायमेंशन दो टाइप की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी या फिर फंडामेंटल डायमेंशंस एंड यूनिट्स, और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट्स। तो अभी बात करते हैं हम प्राइमरी यूनिट्स की। तो प्राइमरी यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेसिक यूनिट्स या फिर प्राइमरी, फंडामेंटल या बेसिक डायमेंशंस वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मेज़र की जा सकती हैं और एंड आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब एसेंशियल फिजिकल क्वांटिटीज़। जो कि प्राइमरी का मतलब सबसे पहले, तो जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि बात करें हम लेंथ की, मीटर या फिर टेम्परेचर या फिर मास, ये सब प्राइमरी डायमेंशन है। प्राइमरी डायमेंशन टोटल 7 टाइप की होती है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मैटर। These are the units from which other dimensions can be obtained। ये वो डायमेंशन या यूनिट होती हैं जो कि प्राइमरी होती हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंटली मेज़र की जा सकती हैं और इनसे दूसरी डायमेंशन ऑब्टेन की जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि उसमें दो चीज़ें रखती हैं, मास और लेंथ। तो प्राइमरी डायमेंशन हमारी हो गई मास और लेंथ, और डिराइव्ड
यूनिट या डायमेंशन हमारी हो गई डेंसिटी। तो टोटली जो प्राइमरी डायमेंशन है वो 7 टाइप्स की होती हैं। फॉर मोस्ट मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल साइंस एनालिसिस हाउएवर ओनली द फर्स्ट 4 ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड। प्राइमरीली सिर्फ ये 4 तरीके की डायमेंशंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, यानी मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। द अदर्स विल नॉट बी ऑफ कंसर्न टू मोस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग एनालिसिस। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो 4 यूनिट्स हैं जो हमें ध्यान देने की है या जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा वो है मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। ये जो भी हमारे 7 प्राइमरी डायमेंशन है, यानी कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मैटर, उनकी यूनिट्स और सिंबल दिए हुए हैं 3 टाइप से। एसआई यूनिट जो कि होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बीजी यूनिट जो कि होता है ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश यूनिट, दैट इज़ इंग्लिश इंजीनियरिंग यूनिट। तो यूनिट्स उसके हिसाब से दे रखी हैं सबकी अलग अलग। जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई यूनिट में मास की जो यूनिट है वो केजी है, बीजी यूनिट में मास की यूनिट स्लग है, और इंग्लिश यूनिट में मास की जो यूनिट है वो एलबीएम है। इसी तरीके से सारी यूनिट्स यहाँ दी हुई हैं। आपको बताया था जो प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी डायमेंशन या प्राइमरी क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंटली मेज़र की जा सकती हैं और उनसे अदर क्वांटिटीज़ को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव की जाती हैं, जैसे कि डेंसिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसके अलावा एरिया, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बाय मीन्स ऑफ द मैथमेटिकल सिंबल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के थ्रू हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को शो करते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्राइमरी क्वांटिटीज़। जैसे कि हम बात करें फोर्स की, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसकी यूनिट वैसे न्यूटन है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हमने लिखा फोर्स की यूनिट न्यूटन और न्यूटन का मतलब हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन वो डिराइव की जा रही है केजी से, मीटर से और सेकंड से। तो फोर्स जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी हो गई, और केजी यानी कि मास, एम यानी कि लेंथ और एस यानी कि टाइम, ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसी तरीके से प्रेशर, एनर्जी, पावर, ये तीनों भी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट कन्वर्जन क्यों करते हैं? देखिए, जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं या हम लेबोरेटरी में हैं, तो जो यूनिट सिस्टम है वो सेम होना चाहिए। अगर हम 3-4 फिजिकल वेरिएबल उस प्रॉब्लम में हैं तो सबका जो यूनिट सिस्टम है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर एसआई सिस्टम में है यूनिट तो एसआई सिस्टम में होनी चाहिए दूसरे वेरिएबल की भी, या बीजी में है तो सबकी बीजी यूनिट होनी चाहिए, या इंग्लिश यूनिट है तो सबकी इंग्लिश यूनिट होनी चाहिए। एमकेएस है तो एमकेएस है तो सबका एमकेएस में होना चाहिए, और अगर सीजीएस है यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, तो सबका उसी यूनिट सिस्टम में यूनिट होना चाहिए। जैसे कि अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है और लेंथ हमें किलोमीटर में दी है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो या तो हम वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे टू कैलकुलेट द टाइम इन आवर, और या फिर हम लेंथ को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर और मीटर पर सेकंड सेम सिस्टम हो जाएगा, तो टाइम सेकंड में कैलकुलेट होके आ जाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें एक कन्वर्जन फैक्टर की नीड होती है। जैसे कि इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर, तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया 100। यहाँ मैंने एक लिस्ट दी हुई है जहाँ कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं, जैसे इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, या फीट को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 30.48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके के कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको याद होने चाहिए। एंड जैसे ही आप देखें कि अच्छा ये इंच में है, तो आपका तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी तरीके से लेंथ, वॉल्यूम, कैपेसिटी, मास, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर होते हैं वो इस स्लाइड में दिए हुए हैं।
और अब दिए हुए हैं कन्वर्जन फैक्टर्स फॉर फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इंटरवल डिफरेंस। ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक है। आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे तो यहीं पे अटक जाएंगे क्योंकि बेसिक होता है और लोग ये भूल जाते हैं। तो इन सब को आप पढ़िए और जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उतना ज़्यादा आपको यूनिट्स के कन्वर्जन फैक्टर याद होते चले जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है टू कन्वर्ट -40°C टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने पीछे एक कन्वर्जन फैक्टर के बारे में बताया हुआ था फॉर टेम्परेचर कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5°C प्लस 32। तो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे -40। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कन्वर्ट होके उसकी वैल्यू आएगी -40°C। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इन विच वी हैव टू कन्वर्ट 2 kWh टू BTU, जो कि पावर की यूनिट्स हैं। तो इन 1 kWh देयर आर 1000 Wh एंड इन 1 hour देयर आर 3600 सेकेंड। तो जब 2 kWh को हमने वॉट सेकेंड में चेंज किया तो वो 2 × 1000 × 3600, और जो वॉट सेकेंड है 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। तो फाइनली जो हमारी जूल की वैल्यू आई वो आई 2 × 3600 × 1000। और पीछे जब आप कन्वर्जन फैक्टर्स में देखेंगे तो इन 1 BTU देयर आर 1055 जूल। तो जब हम 2 × 3600 × 1000 को 1055 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6824 BTU। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट न्यूमेरिकल है। इन अ डबल इफेक्ट इवेपोरेटर प्लांट द सेकेंड इफेक्ट इज मेंटेन्ड अंडर वैक्यूम ऑफ 455 टॉर। टॉर को हम MHg भी कहते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर इन KPa। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है दैट इज़ 760 mmHg, और वैक्यूम प्रेशर हमें दिया हुआ है 455 mmHg। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा आ जाएगा 760 - 455 यानी कि 305 टॉर यानी 305 mmHg। तो लेकिन हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए KPa में। तो 760 टॉर में 101.325 kPa होते हैं। तो इफ़ इन 760 टॉर देयर आर 101.325 kPa, तो इन 1 टॉर देयर आर 101.325 डिवाइडेड बाय 760 kPa। तो हमने 101.325 डिवाइडेड बाय 760 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो एब्सोल्यूट प्रेशर की हमारी वैल्यू थी 305, और आंसर हमारा आ गया 40.66 kPa। ये हमने बिल्कुल वैसे कैलकुलेट किया है जैसे कि हमें 8 टॉफ़ीज़ का रेट पता हो और हमें 2 टॉफ़ीज़ का रेट निकालना हो। तो पहले हम 8 टॉफ़ीज़ का मान लीजिए रेट है 16 रुपीज़, तो पहले हम 1 टॉफ़ी का रेट निकालेंगे। 1 टॉफ़ी का रेट हो गया 2 रुपये, तो 2 टॉफ़ी का रेट हो गया 4 रुपये। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू 305 टॉर था, और हमें पता था कि 760 टॉर में 101.325 kPa होते हैं। तो हमने 1 टॉर में KPa की कितनी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करा, जो कि हुआ 101.325 डिवाइडेड बाय 760, और उससे जो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू थी टॉर में या mmHg में उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा आंसर आ गया KPa में। So that was my video on the topic unit operation in process industries, and if you like my video and understand something, then please like my video, please share as much as you can, and please subscribe my channel if you have not done yet. And if there is any topic on which you want me to make the video, then please comment below, and I promise you to bring such type of knowledgeable videos from time to time. Best of luck and thank you.